हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग सेंट्रल अमेरिका के मैप को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल अमेरिका जो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का पार्ट है, इधर पड़ता है युकाटन पेनिनसुला, मैक्सिको, और इधर कोलंबिया। इसके बीच का जो ये पोर्शन देख रहे हैं यही है सेंट्रल अमेरिका। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से कंट्री हैं। एक है हमारा बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इधर जो है ये देख रहे हैं ये वाटर बॉडी है, इसका नाम है कैरेबियन सी। और इधर जो है हमारा पैसिफिक ओशियन है। ये देख रहे हैं जो इधर का कंट्री है बेलिज और एल साल्वाडोर। ये दो ही ऐसे कंट्री हैं पूरे सेंट्रल अमेरिका में जो एक वाटर बॉडी को टच करते हैं। जैसे एल साल्वाडोर केवल पैसिफिक ओशियन को टच करता है, वहीं बेलिज जो है वो सिर्फ कैरेबियन सी को टच करता है। बाकी के जितने भी कंट्री देखेंगे, ग्वाटेमाला इधर देख रहे हैं कैरेबियन को भी टच कर रहा है, इधर पैसिफिक ओशियन को भी टच कर रहा है। साथ ही साथ होंडुरास भी देखेंगे तो इधर कैरेबियन को भी टच कर रहा है और यहाँ पे वो टच करता है पैसिफिक ओशियन को। तो ऐसे सारे कंट्री हैं जो दोनों साइड टच करते हैं वाटर बॉडीज को, कैरेबियन सी को और पैसिफिक ओशियन को। सिर्फ एल साल्वाडोर और ये बेलिज, इन दोनों को ध्यान रखना है आपको। बेलिज कैरेबियन से और एल साल्वाडोर पैसिफिक ओशियन से टच होता है। ये देख रहे हैं ये है होंडुरास, इधर कैरेबियन सी से टच करता है और ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये इधर आकर के पैसिफिक ओशियन से टच करता है। अगर कैपिटल हम लोग देखें, कैपिटल सिटी बेलिज की है बेल्मोपान, ग्वाटेमाला की है ग्वाटेमाला, होंडुरास की है तेगुसिगाल्पा और साल्वाडोर की है एल साल्वाडोर की है साल्वाडोर, निकारागुआ की है मानागुआ, कोस्टा की सैन जोस है कोस्टा रिका की, और ये रहा पनामा, इसकी पनामा ही है। तो ये है हमारे कंट्री। अगर हम इनकी रैंकिंग देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है एरिया में, तो सबसे बड़ा है हमारा निकारागुआ। ये एरिया में भी बड़ा है, साथ ही साथ ये पॉपुलेशन में भी बड़ा है इस सेंट्रल अमेरिका में। सबसे छोटे की बात करें तो एल साल्वाडोर सबसे छोटा कंट्री है इस सेंट्रल अमेरिका का। अगली हम बात करते हैं युकाटन पेनिनसुला की। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं निकला हुआ, इसको बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ है। ये देख रहे हैं इधर भी पानी भरा है गल्फ ऑफ मैक्सिको का, इधर भी और इधर भी, तीन साइड से घिरा हुआ है ये पोर्शन पानी से, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। हर वो लैंड पार्ट जो तीन साइड से पानी से घिरा होगा उसको पेनिनसुला बोलेंगे। ये इधर कैरेबियन सी का पानी है। तो इस युकाटन पेनिनसुला पे देख रहे होंगे तीन कंट्री हैं, एक है ग्वाटेमाला और ये बेलिज और ये है मैक्सिको। तो तीन कंट्री हैं, ग्वाटेमाला और जो बेलिज हैं ये दोनों सेंट्रल अमेरिका के पार्ट हैं। साथ ही साथ ये मैक्सिको इधर नॉर्थन अमेरिका कंटिनेंट का पार्ट हो जाता है। सेंट्रल अमेरिका में हम लोग ग्वाटेमाला और बेलिज को ही काउंट करते हैं। ये देख रहे हैं युकाटन पेनिनसुला, ये रहा युकाटन चैनल। युकाटन चैनल गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है। साथ ही साथ ये अलग करता है युकाटन पेनिनसुला को, इधर ये जो क्यूबा देख रहे हैं इससे अलग करता है। तो ये है हमारा युकाटन चैनल। ये देख रहे हैं छोटे सा बे ऑफ कैम्पेची, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का ही पार्ट है। इसका नाम कैम्पेची क्यों पड़ा? यहाँ पे मैक्सिको का एक स्टेट है छोटा सा, उसका नाम है कैम्पेची स्टेट, तो इसीलिए ये बे ऑफ कैम्पेची कहलाती है ये वाला पोर्शन। हम लोग देख लेते हैं ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये इतना जो हाईलाइटेड है इसको बोला जाता है इस्तुमस ऑफ तेहानतुपेक। इस्तुमस क्या होती है? इस्तुमस एक ऐसा लैंड पार्ट, नैरो लैंड पार्ट होता है, पतला सा लैंड पार्ट जो दो वाटर बॉडीज को अलग करता है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को पैसिफिक ओशियन से अलग कर रहा है इस्तुमस ऑफ तेहानतुपेक। अगर ये ना होता तो आपस में दोनों जुड़ी हुई होती, तो इसीलिए इसको इस्तुमस बोला जाता है। वो हर एक लैंड पार्ट जो नैरो हो और दो वाटर बॉडीज को अलग करे उसको इस्तुमस बोलेंगे हम लोग। तो ये कहलाता है इस्तुमस ऑफ तेहानतुपेक। ये छोटा सा ही है, ये सिर्फ 215 किलोमीटर
है। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ देख रहे हैं, इधर गल्फ ऑफ तेहांतुपेक है और इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। हमने देखा ही था, ये इसी तेहांतुपेक इस्थुमस के नाम पे ही इसका नाम गल्फ ऑफ तेहांतुपेक पड़ा है। अब एक चीज़ देखो कि इधर से गल्फ ऑफ मैक्सिको से कोई सामान लाना है मैक्सिको के इस कोस्ट पे, तो यहाँ से कहीं से आ रहा है, या तो नीचे से पनामा कैनाल से होकर के क्रॉस करके आए, या फिर ये जो देख रहे हैं ये इस्थुमस, यहाँ पे शिप अनलोड हो और यहाँ पे फिर से रूट से, लैंड रूट से ले आए, चाहे वो रेलवे से ले आए या फिर रोड से ले आए, हाईवे से ले आए ट्रक में लाद करके, तो इधर अनलोड करके फिर से शिप में लाद करके पहुंचा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए ही ट्रांस इस्थुमस कॉरिडोर बनाया गया है। जो इधर देख रहे हैं ये पोर्ट है कोटचा कोलकोस और इधर है सैलिना क्रूज। तो इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको में शिप आता है, यहाँ पे अनलोड होता है, यहाँ से ट्रेन में या फिर ट्रक में लाद करके इधर सैलिना क्रूज पे अनलोड करके फिर से लाद दिए शिप में और आगे भेज देते हैं। तो ये पनामा का एक तरह से अल्टरनेटिव भी है। ये देख रहे हैं कि ये कोटजा कोलकोस पोर्ट हो गया, यहाँ से रेलवे लाइन आई हमारी और इधर से ट्रक भी आ सकते हैं, यहाँ पे फिर से अनलोड किया सैलिना क्रूज पे, यहाँ से शिप में लाद करके आगे भेजा जा सकता है। तो ये है हमारी इस्थुमस ऑफ तेहांतुपेक। इसी इस्थुमस के पास मैक्सिको में ही एक बहुत फेमस ज्वालामुखी है, एक्टिव है, बहुत जल्दी इसमें इरप्शन होता रहता है। तो हाईली एक्टिव वोल्केनो है मैक्सिको की, इसका नाम है पोपाकाटेपेटल। यह भी कुछ दिन पहले मई 2023 में इरप्शन हुआ था इसमें, तो ये काफ़ी न्यूज में भी थी। पोपाकाटेपेटल इसी मैक्सिको में है, इस्थुमस ऑफ तेहांतुपेक के पास में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। लेक की अगर हम बात करें तो ये देख रहे हैं लेक निकारागुआ और एक है एक लेक मानागुआ, ये दोनों की दोनों निकारागुआ कंट्री में ही पड़ती हैं। ये जो कैपिटल सिटी थी निकारागुआ की मानागुआ, वो इस लेक मानागुआ के साइड में बसा हुआ है और ये है निकारागुआ, दोनों की दोनों फ्रेश वाटर लेक हैं। ये सेंट्रल अमेरिका की लेक निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी लेक भी है। साथ ही साथ इन दोनों को जोड़ भी दिया गया, जोड़ा कैसे गया, जिसका नाम है कैनाल का टीपी टापा, टिप टाप नहीं टीपी टापा, उसके जरिए लेक मानागुआ को लेक निकारागुआ से जोड़ दिया। ये देख रहे हैं इंटायरली लेक निकारागुआ जो है इंटायरली पार्ट है निकारागुआ का, कोस्टा रिका में नहीं पड़ती है ये। साथ ही साथ कुछ और भी लेक हैं जो इतनी फेमस नहीं है, एक है एक लेक मसाया, ये रहा निकारागुआ, ये है मानागुआ, बीच में एक लेक मसाया आती है और ये है हमारी टीपी टापा। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये सेंट्रल अमेरिका ही है पूरा का पूरा, पनामा से लेकर के इधर बेलिज ग्वाटेमाला तक। इधर पड़ती है कोको प्लेट, इधर पैसिफिक प्लेट का ही पार्ट है और इधर है हमारी कैरेबियन सी में कैरेबियन प्लेट, तो दोनों आपस में टकराते हैं। ये सबडक्ट होती है इसके नीचे, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया जो है ज्वालामुखी प्रभावित है। बहुत लंबे बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी मिलेंगी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में। हमने देखा भी था कि ये अगर पूरा बात करें तो पैसिफिक ओशियन के लेकर के बात करें, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, उसी का ये पार्ट है। तो यहाँ भी बहुत सारी ज्वालामुखी हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्टिव हैं बहुत सारी। ये देख रहे हैं कि कितनी सारी वोल्केनो यहाँ पे हैं पूरा सेंट्रल अमेरिका में फैली हुई। अगर बहुत फेमस देखना चाहें तो ये है हमारी ग्वाटेमाला की ताजा मुल्को। साथ ही साथ अगर हम एल साल्वाडोर में देखें तो एक पड़ेगी ये संता आना, ये भी काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे एक होगी निकारागुआ में मोमोटोम्बो। तो ये कुछ फेमस ज्वालामुखी हैं। ऐसे ही एक है अरेनल होगी, ये है हमारी कोस्टा रिका की। तो ये कुछ फेमस ज्वालामुखी हैं इस रीजन की। एक है ये सेरो नेग्रो। तो इसी वजह से यहाँ पे जो एक माउंटेन रेंज टाइप की बन जाती है, वोल्केनिक माउंटेन ही होंगे पूरे के पूरे, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से ले करके ये पूरा का पूरा, इसको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिकन वोल्केनिक आर्क,
कि सबकी सब वॉल्केनिक ओरिजिन की है, बहुत सारी अभी एक्टिव वॉल्केनो भी हैं इस रीजन में, तो इसीलिए इसको सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क बोला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पनामा कैनाल की। पनामा कैनाल क्यों ज़रूरत ही पड़ी इसको? अमेरिका को अगर कुछ इस पोर्ट से अपने इस किनारे पे ले करके आना होता था तो उनको पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, साउथ अमेरिका का इधर ड्रेक पास से हो करके गुजर के आना पड़ता था। तो लगभग 12,000 माइल की डिस्टेंस कवर करना पड़ता था इनको इस कोस्ट से इस कोस्ट तक अपने शिप को ले जाने पे। तो कुछ अमेरिकन ने दिमाग लगाया कि यहाँ पे तो बहुत पतला नैरो एरिया है, इसको क्यों ना काट दें और यहीं से शिप ले करके निकल जाया करें, तो ये 4,000 माइल पड़ेगा, तो लगभग 8,000 माइल की डिस्टेंस बचेगी, टाइम भी बचेगा। तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। जो पनामा है, पनामा पहले पार्ट हुआ करता था इसी जो है कोलंबिया, ये जो देख रहे हैं कोलंबिया का ही पार्ट हुआ करता था। पहले स्पेन के अंडर था, तो स्पेन से आज़ादी मिली उसको तो कोलंबिया से जुड़ गया। फिर यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने पहले ही कैनाल बनाना स्टार्ट किया था। 1881 में फ्रेंच ने सबसे पहले पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, लेकिन वो लोग जो है उन्होंने कोलंबिया से ही डील की थी, लेकिन वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए बनाने में। तो अमेरिका ने अप्रोच किया तो कोलंबिया ने मना कर दिया। तो और साथ ही साथ जो पनामा वाला पोर्शन है उसमें अनरेस्ट चल ही रहा था, तो अमेरिका ने उसको बैक किया और पनामा को आज़ादी दिलवा दी कोलंबिया से 1903 में। 1903 में पनामा को अलग कर दिया कोलंबिया से। अब पनामा से डील कर ली और 1904 से काम शुरू कर दिया। कैनाल बनाना यूएस ने कैनाल बनाना शुरू कर दिया 1904 से। सबसे पहले पनामा को मान्यता देने वाला देश भी यूएसए ही था, क्योंकि वही सब किए धरे बैठे थे, वही इसको अलग कराए थे। तो सबसे पहले मान्यता देने भी 1903 में सबसे पहले यूएस ने दी और 1904 से कैनाल को बनाना स्टार्ट कर दिया और 1913 में कंप्लीट हो गई थी कैनाल। और 1914 में पहला शिप एसएस एंकन, इन्होंने जर्नी यहाँ पे क्रॉस किया था। पहला शिप जो था उसने क्रॉस किया था इस पनामा कैनाल को, एसएस एंकन। तो ये थी पनामा कैनाल की जर्नी 1970। लगभग 80 किलोमीटर लंबी है पनामा कैनाल, जो इधर पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन ओशियन से जोड़ दिया पनामा में एक कैनाल बना करके। तो लगभग बनाते टाइम लगभग 25,600 लोग मर गए थे सिर्फ और सिर्फ मलेरिया और येलो फीवर की वजह से। सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है? चाइना और यूएसए। सबसे ज़्यादा यूएसए, उसके बाद चाइना का नंबर आता है यूज करने में। तो ये है हमारी पनामा कैनाल, जो कि यूएसए ने कंस्ट्रक्ट की थी। 1990 तक इसको ऑपरेट भी करता रहा था यूएसए ही। उसके बाद इसने पनामा को सौंप दिया है इसका कंट्रोल। तो सोचो 1914 से 1999 तक ये यूएस के कंट्रोल में रही। अब जो है इसको पनामा कंट्री खुद अपने आप ऑपरेट कर रहा है। ये देख रहे हैं ये पनामा कैनाल है। इधर जो है कैरेबियन सी इधर पड़ेगा। कैरेबियन सी के साइड जो पोर्ट है उसका नाम है कोलन पोर्ट, और इधर जो है पैसिफिक के साइड उसको पनामा पोर्ट बोलते हैं, पनामा पोर्ट। तो पनामा पैसिफिक, पी से पी पनामा, और कैरेबियन, और सी से कैरेबियन भी, सी से कोलन भी। तो कोलन पोर्ट कैरेबियन की साइड है और इधर पड़ता है हमारा पैसिफिक की साइड पनामा। बीच में ये देख रहे हैं गटुन लेक बनाई गई है, बहुत बड़ी है डैम, आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है गटुन डैम। उसी की वजह से पूरी लेक बन गई है, पानी भरा रहता है। यहीं से क्रॉस होते हैं शिप, जो भी शिप आते हैं यहाँ पे आते हैं पहले, फिर यहाँ से गटुन लेक होते हुए और इधर जा करके पैसिफिक ओशियन में चले जाते हैं। तो पूरी लेंथ इसकी 80 किलोमीटर के करीब है। इसको क्रॉस करने के लिए देख रहे हैं ये है हमारा सी लेवल। सी लेवल से 26 मीटर, ये देख रहे हैं 26 मीटर की हाइट पे है हमारी गटुन लेक। तो मतलब शिप यहाँ पे आया है, उसको उठा के हमको ले जाना है 26 मीटर, तब इसमें पहुँचेगा, इसको फिर तैर के जाएगा और इधर फिर से 26 मीटर नीचे जाएगा, तब जाके समुद्र में पहुँचेगा। तो इसको ऊपर शिप उठाने के लिए एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है लॉक सिस्टम। ये रहा लॉक सिस्टम।
ये देख रहे हैं यहाँ से शिप आता है लॉक सिस्टम के जरिए, पहले यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ 3 गेट बनाए गए हैं। उसके बाद ये गटुन लेक में पहुँचता है, फिर ये नीचे नीचे डिसेंट होते हुए और पैसिफिक ओशन तक पहुँच जाता है। या इस इधर से आते हैं तो इधर ऐसे ही क्रॉस कराए जाते हैं। बीच में गटुन लेक बनाई गई है, आर्टिफिशियल लेक। तो इसके लिए कोई मोटर या मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के दम पे, इसको ग्रेविटी के जरिए ही ये पानी इधर से उधर ट्रांसफ़र करके शिप को ऊपर उठा के ले जाते हैं और ऐसे ही नीचे गिराते हैं। कैसे काम करती है उसका एक छोटा सा वीडियो हम लोग देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे लॉक सिस्टम काम करता है। ये देख रहे हैं कि शिप आया है, पहले शिप जो है यहाँ से एंटर किया और ये सब ग्रेविटी पे ही, देखो इधर से पानी खोलेंगे ये वाटर लेवल इधर बढ़ जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इधर पानी इधर नीचे कनेक्टेड है। ये लगभग 8 मिनट लगता है एक उसको क्रॉस करने में, पानी भरने में। और फिर आगे जाएगा। अब ये वाला गेट बंद कर दिया जाएगा और इधर से पानी छोड़ेंगे, ये इधर पहुंच गया, फिर से आगे कर दिया। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ ग्रेविटी के आधार पे, ग्रेविटी का इस्तेमाल करके ही अब एक गटुन लेक में पहुंचा दिए। वहाँ से शिप जो है नेविगेट करके इधर आएगा। सेम मैकेनिज्म के जरिए भी इसको नीचे उतार दिया जाएगा। ये देख रहे हैं, अब इसमें छोड़ेंगे, इसके वाटर लेवल के बराबर आ गया। ये गेट खुल गया, यहाँ से एंटर हो गए, इसको बंद किया, यहाँ से पानी छोड़े, यहाँ पहुँच गया। लेकिन एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो लास्ट में एक हर बार यहाँ से जो पानी आएगा वो गटुन लेक का ही होगा और वो चला जाएगा ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में जाए या कैरेबियन ओशियन में चला जाए। तो हर बार एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का खराब होता जाएगा, समुद्र में मिलता जाएगा, जिसकी वजह से गटुन लेक जो है वो सूखती जाएगी, ख़त्म होता जाएगा पानी। लेकिन वो भरी तो रहती है तो कहीं से उसमें पानी आता रहता होगा, उसके लिए ही है हमारी रिवर। ये रिवर चाग्रेस देख रहे हैं, यहाँ से ये गटुन लेक को ही पानी भरती रहती है। जो हर बार शिप निकलने पे कुछ हिस्सा पानी का चला जाता है ओशियन में, उसको ही ये सूखे ना, उसके लिए रिवर चाग्रेस जो है ये इसको भरती रहती है। एक बार सूखने की नौबत आ गई थी, अगर ये सूख जाएगी तो ये पूरा का पूरा रास्ता बंद। सोचो समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचाई पे है पनामा कैनाल, तो इसको भरने के लिए ही रिवर चाग्रेस है। तो एक बार सूख गई थी तो सब लोग डर गए थे कैसे होगा, लेकिन कुछ दिन बाद बारिश होने वजह से फिर से गटुन लेक में पानी भर गया। तो ये है हमारी पनामा कैनाल की स्टोरी। ये हिस्सा देख रहे हैं, इसको बोला जाता है डेरियन गैप। इधर कोलंबिया का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट पनामा का, इसको बोलते हैं डेरियन गैप। ये बहुत घने वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट। ये यहाँ पे रोड नहीं, इसीलिए इसको गैप बोला जाता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ रोड खत्म हो जाती है, कोलंबिया की यहाँ पे बीच में एक गैप टाइप का है, तो इसी को घने जंगल से ढका हुआ है, तो इसको डेरियन गैप बोला जाता है। उसी के नाम पे ये जो कैरेबियन सी का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको गल्फ ऑफ डेरियन बोला जाता है। और ये है छोटा सा उसी का पार्ट, गल्फ ऑफ उराबा, URABA। तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी जल्दी ही कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। साथ ही साथ ये नेशनल पार्क भी है, डेरियन नेशनल पार्क इसी हिस्से में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसको जो है, जिनके सपने होते हैं अपने इधर के लैटिन अमेरिका कंट्री या फिर कुछ एशियन इलीगली अमेरिका में इंटर करते हैं, तो इसको बोला जाता है डंकी रूट। डंकी रूट, कुछ दिन पहले एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, डंकी। तो यहाँ पे इसी लैटिन अमेरिका के कंट्रीज से ये जो बीच का गैप देख रहे हैं, इस बीच में कोई रोड नहीं, इसको जंगल को पैदल लोग क्रॉस करते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कुछ लोग भूख से मरते हैं, कुछ लोगों को जो उनके गाइड होते हैं या एजेंट होते हैं वो लोग उनको बीच में छोड़ देते हैं, खो जाते हैं, या फिर लुटेरे भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं इस रीजन में, डेरियन गैप को क्रॉस करने में। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें रास्ता है नहीं, जंगल से जरिए क्रॉस करना होता, घने जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल से बहुत लोग डेथ हो जाती है इसी डेरियन गैप को क्रॉस करने में। इसको बोला जाता है डंकी रूट।
अब इसका कुछ लोग अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। देख रहे डेरियन गैप ये है, यहाँ पे गैप ही बना दिया गया है कि यहाँ पे रोड नहीं है। तो अब कुछ लोग अल्टरनेट ढूंढ लिए हैं कि यहाँ से पेरू से एक शिप के जरिए सीधा इधर कोस्टा रिका में भेज दिया जाता है। वहाँ से फिर ये लोग चले जाते हैं, यहाँ पहुँच के मैक्सिको को, यहाँ पे दीवार बनी हुई है, इसको क्रॉस करके पहुँचते हैं यूएसए। तो जिनका सपना होता है उसी डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये था हमारा सेंट्रल अमेरिका। अगर आप इसकी पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्लास की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल नेविगेटर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।